नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रेरणादायक कहानियों की सीरीज में अगले वीडियो के साथ हम उपस्थित हैं और इस वीडियो के तहत हम जिस कहानी को पढ़ेंगे, पहली प्रेरणादायक कहानी, उसका नाम है राजा और बाज। आइए शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, गर्मियों का मौसम था। ऐसे में एक राजा अपने दल बल सहित जंगल में शिकार के लिए निकला। राजा के साथ उसका एक पालतू बाज पक्षी था जो उसके कंधे पर बैठा रहता था। वो एक प्रशिक्षित और वफादार बाज था। शिकार अभियान के दौरान बीच बीच में राजा का इशारा पाकर वो आसमान में उड़ जाता और आसपास यदि कोई शिकार नजर आता तो उस स्थान पर झपट्टा मारकर राजा को सूचना दे देता। उस दिन राजा और उसके साथी पूरी दोपहर जंगल में भटकते रहे, किंतु उन्हें कोई ढंग का शिकार नहीं मिला। जब शाम होने लगी तो उन्होंने वापस राजधानी की ओर रुख किया। राजा को बहुत प्यास लगी थी, इसीलिए वो अपने अन्य साथियों के साथ न जाकर अकेला ही एक अन्य पहाड़ी के रास्ते राजधानी की ओर चल पड़ा। दरअसल इस रास्ते पर एक झरना मिलता था जिसके पानी से वो अपनी प्यास बुझाना चाहता था। इस रास्ते में उसका एक ही साथी था और वो था उसका प्यारा बाज, जो उसके कंधे पर बैठा हुआ था। थका मांदा राजा उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए जब झरने के पास पहुंचा तो उसने पाया कि गर्मी के कारण झरना सूख चुका है और वहां पानी का नामो निशान तक नहीं है। यह देखकर उसे बड़ी निराशा हुई, क्योंकि उसे बहुत तेज प्यास लगी थी। वो आसपास नजर दौड़ाने लगा, शायद कहीं किसी गड्ढे में भरा हुआ एक दो चुल्लू पानी दिख जाए। अचानक उसे एक जगह पे जमीन कुछ गीली सी दिखाई दी। राजा वहां पहुंचा तो उसने देखा कि ऊपर चट्टान की एक दरार से धीरे धीरे एक एक बूंद पानी टपक रहा है। राजा समझ गया कि चट्टान के ऊपर जरूर कहीं किसी गड्ढे में पानी भरा है जो रिस रिस कर नीचे आ रहा है, किंतु चट्टान के ऊपर तक चढ़ने की ताकत अब उसके शरीर में नहीं बची थी। सौभाग्य से उसके थैले में चांदी का एक कप रखा हुआ था, जिसे उसने निकाला और उसमें वो बूंद बूंद पानी इकट्ठा करने लगा। इसी बीच राजा के कंधे पर बैठा बाज उड़कर आसमान में चला गया। काफी देर इंतजार करने के बाद राजा के कप में 2-3 घूंट पानी भर गया। उसने सोचा पहले इसे पी लूं और फिर भरता हूं। वो जैसे ही पानी पीने के लिए कप को मुंह के पास ले गया, तभी अचानक से आसमान से उड़ता वो बाज झपट्टा मारता हुआ आया और उसने राजा के हाथ का कप नीचे गिरा दिया। पूरा पानी जमीन पर फैल गया। राजा को बाज की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया, परंतु वो उसे बहुत प्यार करता था, इसीलिए गुस्से को पीकर रह गया। उसने फिर से कप उठाया और फिर बूंद बूंद पानी उसमें इकट्ठा करने लगा। दोबारा जब कप में पीने लायक पानी भर गया और राजा उसे पीने चला तो बाज ने फिर झपट्टा मारा और पानी गिरा दिया। अब तो राजा को और भी ज्यादा गुस्सा आया और वो बाज को भला बुरा कहकर डांटने लगा। बाज उड़कर थोड़ी दूर चट्टान पर जा बैठा, किंतु तीसरी बार भी यही हुआ। जैसे ही राजा ने बड़ी मुश्किल से भरे हुए कप को पीने के लिए मुंह की ओर बढ़ाया, बाज ने फिर से झपट्टा मारकर उसे गिरा दिया। अब तो राजा के क्रोध का पारावार न रहा। अब की बार उसने एक हाथ में तलवार निकाल ली और दूसरे हाथ से कप में पानी भरने लगा। बाज दूर बैठा ये सब देख रहा था। जैसे ही राजा ने भरे हुए कप को मुंह की ओर बढ़ाया, बाज फिर से आया और कप को गिरा दिया, किंतु इस बार राजा तैयार था। उसने तलवार का एक जोरदार वार किया और पक्षी वहीं 2 टुकड़ों में बंट गया। बाज तो मर गया, किंतु इस बीच वो कप भी राजा के हाथों से छिटक गया और दोनों चट्टानों के बीच जाकर इस तरह से अटक गया कि उसे निकालना उसके लिए अब संभव न रहा। पानी तो आज मैं पीकर ही रहूंगा, राजा ने सोचा और वो चट्टान के ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा ताकि उसी गड्ढे से पानी पी सके जहां से वो रिस रहा था। किसी तरह वो चट्टान के ऊपर चढ़ने में सफल हो गया और वहां जाकर उसे प्रसन्नता हुई, क्योंकि वहां सचमुच चट्टान के बीचों बीच एक छोटा सा गड्ढा बना हुआ था जिसमें पानी भरा हुआ था। राजा तेजी से पानी पीने के लिए गड्ढे के पास पहुंचा, किंतु वहां पहुंचते ही उसके कदम अचानक ठिठक गए।
गड्ढे के पानी में एक बड़ा सा सांप, जो अत्यंत विषैली प्रजाति का था, मरा पड़ा हुआ था। अब राजा को समझ में आया कि बाज उसे पानी पीने से क्यों रोक रहा था, क्यों वो बार बार उसके हाथ से पानी का भरा हुआ कप गिरा देता था। वो तो मेरी जान बचाना चाहता था, किंतु मैंने उसके साथ क्या किया? अपना जीवन बचाने वाले की जान ले ली। ग्लानि और क्षोभ से भरा हुआ राजा चट्टान से नीचे उतरा। बाज के शरीर के टुकड़ों को समेट कर गोद में रखे काफी देर तक बैठा बैठा रोता रहा। फिर बड़े भारी मन से राजधानी की ओर चल दिया। आज उस राजा ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा था कि क्रोध की अवस्था में कोई काम नहीं करना चाहिए, बल्कि क्रोध आने पर उसके शांत होने का इंतजार करना चाहिए। धन्यवाद। ये सीख सिर्फ राजा के लिए नहीं थी, ये सीख हम लोगों के लिए भी है। कहानी बहुत साधारण सी, बड़ी बनावटी लगती है क्योंकि लोक कथाएं ऐसी ही होती थीं, लेकिन सीख जो होती थी लोक कथा की, उसे पकड़ना चाहिए, उसे सीखना चाहिए। इसीलिए लोक कथाओं को कहते थे सीख है ये, इससे सीखने को मिलता है। हमें भी क्रोध पे संयम करना चाहिए। आइए दूसरी कहानी पढ़ लेते हैं। नाम है इस कहानी का बूढ़े की संदूकची। किसी गांव में एक बूढ़ा किसान अपने छोटे से घर में अकेला रहता था। उसकी पत्नी गुजर चुकी थी और उसके जो 3 बेटे थे, वे जैसे जैसे उनकी शादियां होती गईं, वैसे वैसे अपनी अपनी पत्नियों को लेकर नजदीकी शहर में रहने चले गए थे। बूढ़ा समय के साथ कमजोर हो चला था और अब उसे एक देखभाल करने वाले की सख्त जरूरत महसूस होती थी। उसके 3 स्वार्थी बेटे मात्र औपचारिकता पूरी करने भर के लिए महीने में एक आध बार उससे कुछ देर के लिए मिलने आते थे और वापस चले जाते थे। बेटों की अपने बूढ़े पिता के प्रति उदासीनता का एक बड़ा कारण यह भी था कि बूढ़े के पास कोई ऐसी संपत्ति या आय का पुख्ता स्रोत नहीं था जिसके लालच में वे उससे प्रीति रखते। बूढ़ा अपने बेटों की लालची प्रवृत्ति को जानता था, किंतु उसकी समझ में नहीं आता था कि वो ऐसा क्या करे ताकि उसके बेटे उसके अंतिम दिनों में उसकी देखभाल करें। एक दिन सारी रात वो यही सोचता रहा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। सुबह होते ही अपनी लाठी टेकता टेकता वो गांव के कबाड़ी के पास गया और वहां से उसने एक पुरानी जंग खाई हुई लोहे की चादर खरीदी। कबाड़ी की दुकान से ही उसने एक बेहद पुराना ताला भी खरीदा और दोनों सामान लेकर अपने एक लोहार मित्र की दुकान पर पहुंच गया। लोहार से उसने उस चादर की एक संदूकची बनाने को कहा। जब संदूकची बन गई तो बूढ़े ने उसमें कांच और लोहे के छोटे छोटे टुकड़े भर दिए और ताला लगाकर अपने घर ले आया। वो संदूकची उसने अपने बिस्तर के नीचे कुछ इस तरह से रखी कि वो छिपी हुई सी भी लगे और थोड़ी थोड़ी दिखे भी। उसके बाद वो अपने बेटों के आने का इंतजार करने लगा। कुछ दिनों बाद एक दोपहर उसके बेटे उससे मिलने आए। बूढ़े की आशा के अनुरूप एक बेटे की नजर उस संदूकची पर पड़ गई। उसने तुरंत पूछा, पिताजी, ये संदूकची कैसी है? इसमें क्या है? बूढ़ा मानो बात को टालने का सा अभिनय करता हुआ बोला, अरे कुछ नहीं है बेटा, ये तो बहुत पुरानी है। इसमें मेरा कुछ फालतू सामान है और कुछ नहीं है। बूढ़े की बात सुनकर बेटों ने अविश्वास भरी नजरों से एक दूसरे की ओर देखा। तभी बूढ़ा पानी पीने का बहाना करके कमरे से बाहर निकल गया। उसके निकलते ही बेटों ने फौरन संदूकची बाहर निकाल कर हिला डुला कर देखा। हिलाते ही कांच और लोहे के टुकड़ों के बजने की आवाज हुई। बेटों को लगा कि इसमें जरूर सोने चांदी के सिक्के और जेवर आदि भरे हुए हैं। पिताजी तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, एक बेटा बोला। लाखों का माल घर में रखे हुए हैं और हमें खबर तक नहीं। जो भी हो, अगर उन्होंने इसे बचाकर रखा हुआ है तो हमारे लिए ही तो रखा है। अरे देख नहीं रहे हो कैसे बड़ा ताला लगाया हुआ है, जैसे बरसों से नहीं खुला। दूसरा बेटा बोला, तुम सही कहते हो,
मुझे लगता है उन्होंने अब तक इसे कहीं गाड़ कर रखा था और अब इसलिए निकाल दिया है ताकि उनके मरने के बाद हमें ये आसानी से मिल जाए। आखिर हम तीनों ही तो उनके वारिस हैं, तीसरे बेटे ने कहा। मंझला बेटा बोला, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब हम क्या करें भाई? पिताजी अभी तो इसे हमें देने वाले हैं नहीं, क्योंकि अगर उन्हें देना होता तो वे इसमें फालतू सामान है ऐसा नहीं कहते, और अगर हम इसे ऐसे ही पिताजी के पास छोड़कर चले जाते हैं तो कोई भी चोर इसे बड़ी आसानी से चुरा सकता है। बिल्कुल ठीक कहते हो तुम, बड़ा बेटा बोला। अब इस संदूकची की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि इसमें जो धन है वो पिताजी के बाद हमारा ही तो है, और पिताजी अब हैं ही कितने दिनों के मेहमान, अरे कुछ ही महीनों में चल बसेंगे। इतने में बूढ़े के बाहर से आने की आहट हुई तो बेटों ने संदूकची वापस बिस्तर के नीचे सरका दी और बाहर आकर विचार विमर्श करने लगे कि पिताजी के मरने तक इस धन की सुरक्षा कैसे की जाए। आखिर तय हुआ कि बारी बारी से प्रत्येक बेटा एक एक महीने पिताजी के पास रहेगा और संदूकची की सुरक्षा करेगा। सबसे पहले छोटा बेटा अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर एक महीने पिताजी के पास रहा, फिर मंझले और अंत में बड़े बेटे का नंबर आया। इसी तरह से तीनों बेटों के आने जाने का ये क्रम चलने लगा। बहुओं को भी पता चल गया था कि पिताजी की संदूकची में लाखों का सोना चांदी है, सो वे पिताजी की खूब सेवा शुश्रूषा करती, उनकी हर आज्ञा का पालन करती। पोते पोतियों के साथ बूढ़े का बुढ़ापा मजे में कटने लगा। इसके बाद बूढ़ा करीब 2 साल और जिया। इस दौरान न उसके बेटे बहुओं ने उसे एक दिन के लिए भी अकेला छोड़ा और न उसने ही संदूकची को अकेला छोड़ा। आखिर जब बूढ़ा मर गया और उसका अंतिम संस्कार हो चुका, तब बेटों ने संदूकची का ताला तोड़कर उसे खोला। संदूकची खोलते ही उनकी आशाओं पर पानी फिर गया, क्योंकि उसमें तो कांच और लोहे इत्यादि के टुकड़े भरे थे। नीचे एक कागज का पुर्जा रखा हुआ था जिस पर लिखा था, प्यारे बेटों, जैसा मैंने कहा था, इस संदूकची में फालतू सामान ही है। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। तुम जैसे नालायक और लालची बेटों से बुढ़ापे में अपनी देखभाल कराने का यही एकमात्र तरीका था। धन्यवाद। देखिए, पिताजी तो बड़े समझदार निकले। बाप बाप होता है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगी, तो उन्होंने उंगली टेढ़ी की, उनके लालच का फायदा उठाया। बाप बाप होता है। चलिए, मुलाकात होगी अगले वीडियो में अन्य कहानियों के साथ। जय हिंद।